यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। जैसे ही वहां नरक अग्नि प्रकट हुई, हवा तुरंत गर्म हो गई, यहाँ तक कि आरव के आसपास की कुछ घास भी जलने लगी। आसपास के कई तरुवीर नरक अग्नि को देखकर पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए और उनकी आंखों में डर समा गया। आग लकड़ी के लिए एक प्राकृतिक काल थी और उस अग्नि के गोले ने उनके भीतर आतंक पैदा कर दिया था। मुझ पर विश्वास करो, मैं इस पूरे पर्वत के एक एक पौधे और पेड़ को जलाकर राख कर दूंगा। आरव ने अपने हाथ में नरक अग्नि के साथ खेलते हुए अपने चारों ओर के सभी तरुवीरों पर नजर डाली। मानव, तुम आखिर चाहते क्या हो? उस तरुवीर ने, जो समूह का नेतृत्व कर रहा था, धीमी आवाज में पूछा। मुझे वनेशा से मिलने ले चलो, आरव ने कहा। मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश मत करना, वरना मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। मानव, अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मेरा वनदेव वंश तुम्हें मार डालेगा, चाहे हमें दुनिया के अंत तक तुम्हारा पीछा क्यों न करना पड़े, नेतृत्व करने वाले तरुवीर ने कहा। ऐसा है क्या? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम तब तक नहीं माने तो मैं तुरंत इस जंगल को जला दूंगा। हम अभी शुरू करते हैं। 1। समूह के उस नेता तरुवीर ने शांति से आरव को घूर कर देखा। 3। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नरक अग्नि एक धमाके के साथ फट गई और आग की अनगिनत लपटें चारों ओर फैल गईं। नरक अग्नि के संपर्क में आने वाले सभी पेड़ तुरंत जलने लगे। मानव, तुमने कहा था कि तुम 3 तक गिनोगे। आसपास के पेड़ों को जलते देख नेता तरुवीर गुस्से से पागल हो गया। मैंने स्पष्ट रूप से अपना विचार बदल दिया है, आरव ठंडी हंसी हंसा। नरक अग्नि तेजी से चारों ओर नहीं फैली क्योंकि वह उसके नियंत्रण में थी और इसने केवल आसपास के कुछ पेड़ों को ही जलाया। आरव ने कहा, मेरा सबसे बड़ा गुण परोपकारी होना है। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। तुरंत अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दो और हमें वनेशा से मिलने ले चलो। बेशक तुम हम पर हमला भी कर सकते हो। हालांकि मैं गारंटी देता हूं कि युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, 50 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र राख में बदल जाएगा। क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? आसपास के तरुवीर आरव को डर से देखने लगे। डर के अलावा उनकी आंखों में और भी अधिक नफरत थी। आखिरकार भले ही वे पेड़ अभी जीवित चेतन नहीं थे, लेकिन भविष्य में वे जीवित हो जाते। एक बार समय आने पर वे पेड़ उनके कबीले के सदस्य बन जाते और उनमें से कई पेड़ उनके रिश्तेदारों की तरह थे। दूसरे शब्दों में, यदि आरव आसपास के क्षेत्र को जला देता तो उनके रिश्तेदारों की ही मृत्यु होती। नेतृत्व करने वाले तरुवीर की आंखों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। उसके चारों ओर अनगिनत बेलें लगातार छटपटा रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वह हमला करना चाहता है। आरव मुस्कुराया और बोला, चूंकि ऐसा है तो चलिए युद्ध से ही फैसला करते हैं। जैसे ही उसने बात की, उसकी हथेली में मौजूद नरक अग्नि फैल गई और इसे लगभग 20 मीटर लंबे ड्रैगन में बदलने में एक पल से भी कम समय लगा। उस आग के ड्रैगन को देखकर नेता तरुवीर की पलकें झपक गईं और जब उसने देखा कि आरव ड्रैगन को छोड़ने वाला है तो वह जल्दी से बोला, मानव, तुम जीत गए। मैं तुम्हें वनेशा से मिलने ले जाऊंगा। बूम! आग के ड्रैगन ने अचानक लपटों की एक धार थूकी और कुछ दर्जन पेड़ तुरंत राख में बदल गए। गुस्से से सभी तरुवीरों की आंखें फटने को हो गईं। क्षमा करें, यह एक दुर्घटना थी, बस एक दुर्घटना। चलिए वनेशा से मिलने चलते हैं। आरव मुस्कुराया और फिर उसने नरक अग्नि को वापस सूक्ष्म भंवर के भीतर रख दिया। समूह के उस नेता तरुवीर का चेहरा गुस्से से फड़क उठा और उसने आरव पर एक लंबी नजर डाली। फिर उसने अपने हाथ हिलाए और वज्रांग और भैरवेश दोनों को साथ लेकर पीछे मुड़ा और रास्ता दिखाने लगा।
आरव की नजर गंभीर थी क्योंकि वह उस तरुवीर को देख रहा था, क्योंकि वह व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली था। आखिरकार वह कमजोर कैसे हो सकता था जब वह वज्रांग और भैरवेश दोनों को रोकने में सक्षम था। उस व्यक्ति ने समझौता केवल नरक अग्नि के कारण नहीं किया था, क्योंकि यदि वह एक निश्चित कीमत चुकाने को तैयार होता तो वह अभी भी नरक अग्नि से निपट सकता था। आरव नहीं जानता था कि उस तरुवीर को समझौता करने के लिए और किस कारण ने मजबूर किया था। हमें सावधान रहना होगा। इस बीच प्रियंवदा ने कहा, वे 5 तरुवीर कम से कम आत्मोन्नति स्तर के 5वें रैंक पर हैं। शायद वे नरक अग्नि से डरते हों, लेकिन वे निश्चित रूप से इससे आतंकित नहीं हैं। इसके अलावा यह उनका इलाका है, इसलिए यदि वे एक निश्चित कीमत चुकाने को तैयार हों तो उनके लिए हम सभी को मारना मुश्किल नहीं होगा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, चलो चलते हैं। काश तुम्हारी सहेली जिस मुसीबत में है वह बहुत बड़ी न हो। जब तुम उसे बचा लोगे तो मैं उससे कहूंगी कि वह खुद को तुम्हें सौंपकर तुम्हारा कर्ज चुकाए। ठीक है। प्रियंवदा ने उसे देखकर आंख मारी। क्या तुम ही वह थी जिसने यह फैलाया कि मैं महिलाओं का लालची हूं? आरव अचानक अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ बोला। क्या तुम नहीं हो? प्रियंवदा ने सवाल के बदले सवाल किया। आरव अवाक रह गया। गर्जनगिरी पर्वत की चोटी पर स्थित लकड़ी से बने एक विशाल महल के सामने तरुवीरों के 2 समूह आमने सामने थे। वनेशा, मुझसे शादी कर लो। मैं राजा बनूंगा और तुम तरुवीर वंश की रानी बनोगी। हम मिलकर कबीले पर राज करेंगे। ठीक है, एक युवक ने दूर से कुछ तरुवीरों द्वारा सुरक्षित एक युवती की ओर कोमल स्वर में कहा। वनेशा नाम की वह महिला आंशिक रूप से पेड़ और आंशिक रूप से मानव नहीं थी। उसने पूरी तरह से मानवीय रूप धारण कर लिया था, लेकिन साधारण मनुष्यों के विपरीत उसके बाल, भौहें और यहाँ तक कि आंखें भी गहरी हरी थीं। फिर भी इस सब ने उसके सौंदर्य और आकर्षण को प्रभावित नहीं किया। इसके विपरीत इस सब ने उसे एक अद्वितीय प्रकार की सुंदरता प्रदान की थी। वृक्षराज, तुमने वास्तव में विद्रोह करना शुरू कर दिया है। वनेशा के पास खड़ी एक मध्यम आयु वर्ग की महिला चिल्लाई। वह महिला जैसी दिखती थी। राजा का अभी निधन हुआ है, फिर भी तुम्हारा ज्ञानवृक्ष कबीला वास्तव में अगले राजा को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे परिवार की 9 पीढ़ियों को मौत की सजा दी जाएगी? वृक्षराज नाम के व्यक्ति ने मध्यम आयु वर्ग की महिला की ओर ठंडी नजर डाली। अगर वह बूढ़ी औरत न होती तो वह बहुत पहले ही वनेशा और सिंहासन छीन चुका होता। वह वास्तव में मौत की हकदार है। इसी बीच वृक्षराज के पास खड़े एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, वनरक्षा, तुम्हें बहुत स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि वनेशा ने अभी आत्मिक स्तर में कदम रखा है और उसे आत्मोन्नति स्तर में प्रवेश करने में कम से कम 100 साल लगेंगे। दूसरी ओर वृक्षराज आत्मिक स्तर के शिखर पर है और उसे तुरंत आत्मोन्नति स्तर में प्रवेश करने के लिए बस ग्रीनवुड आत्मा प्राप्त करने की आवश्यकता है, और वह निश्चित रूप से अगले 100 वर्षों के भीतर राजसिंहासन स्तर प्राप्त करने में सक्षम होगा। इसलिए वह हमारे तरुवीर वंश का राजा बनने के लिए अधिक उपयुक्त है। ग्रीनवुड आत्मा वनरक्षा ठंडी हंसी हंसी और बोली, काष्ठवीर, यही तुम्हारा असली उद्देश्य है ना? काष्ठवीर, क्या तुम्हें हमारे तरुवीर वंश के पिछले राजा का सामना करने में शर्म नहीं आती? जब तक वह जीवित थी उसने तुम्हारे ज्ञानवृक्ष कबीले के साथ कभी भी अन्याय नहीं किया, है ना? अब जब उनका निधन हो गया है तो तुम्हारे ज्ञानवृक्ष कबीले ने तुरंत विद्रोह कर दिया है। क्या तुम्हारे दिल जलकर राख हो गए हैं? काष्ठवीर ने धीमी आवाज में कहा। क्या वृक्षराज ने पहले ही नहीं कहा? वह वनेशा से शादी करने और उसे हमारे तरुवीर वंश की रानी बनने देने के लिए तैयार है। क्या मजाक है? वनरक्षा उपहास के साथ हंसी।
ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानती कि तुम्हारे उद्देश्य क्या हैं। यह वनेशा का उपयोग करके उन कबीलों को आश्वस्त करने के अलावा और कुछ नहीं है जो मेरी ग्रीनवुड कबीला की शाही स्थिति को बनाए रखने के लिए समर्थन करते हैं। यदि तुम्हें कबीले पर अपनी शक्ति स्थिर करने की अनुमति दी जाती है तो मुझे लगता है कि तुम सबसे पहले पूरे ग्रीनवुड कबीला का सफाया करोगे, है ना वनरक्षा? तुम्हें यह समझना चाहिए कि हम अभी तुम्हारे साथ बातचीत कर रहे हैं और हम तुमसे डरे नहीं हैं। हमारे वनदेव वंश में 70% आत्मोन्नति स्तर के तरुवीर मेरे ज्ञानवृक्ष कबीला का समर्थन करते हैं। हम तुम्हारे साथ बातचीत कर रहे हैं और वृक्षराज को वनेशा से शादी करने की अनुमति दे रहे हैं। इसका कारण केवल यह है कि हम नहीं चाहते कि हमारे कबीले के सदस्य एक दूसरे को मारें और हमारी समग्र शक्ति को कमजोर करें। लेकिन यदि तुम अपनी गलतियों को सुधारने से इनकार करती रही तो मेरे ज्ञानवृक्ष कबीला को क्रूर होने के लिए दोष मत देना, काष्ठवीर ने ठंडी आवाज में कहा। चाचा काष्ठवीर, क्या आपका ज्ञानवृक्ष कबीला वास्तव में सिंहासन को इतनी बुरी तरह चाहता है? इसी बीच वनेशा नाम की वह महिला अचानक बोली। जब काष्ठवीर ने उसे चाचा कहते सुना तो उसकी आंखों में झिझक की एक लहर दौड़ गई, लेकिन उसकी आंखें जल्दी ही फिर से बर्फीली ठंडी हो गईं और उसने कहा, वनेशा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम तरुवीर वंश को समृद्धि की ओर ले जा सकती हो? वनेशा थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, मैं तुम्हें सिंहासन दे सकती हूँ। क्या? वनेशा के पास खड़े तरुवीर हैरान रह गए। वनरक्षा ने कुछ कहने का इरादा किया, लेकिन काष्ठवीर ने कहा, सच में? वनेशा ने वनरक्षा को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया और फिर कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिन तरुवीरों ने मेरा अनुसरण करना चुना है उन्हें मेरे साथ जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। काष्ठवीर ने उन पर नजर डाली और कहा, मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें ग्रीनवुड आत्मा को पीछे छोड़ना होगा। ग्रीनवुड आत्मा के भीतर का सार राज सिंहासन स्तर से नीचे के तरुवीर को उनकी साधना में एक स्तर ऊपर उठाने में सक्षम था। भले ही वह राज सिंहासन स्तर का तरुवीर ही क्यों न हो, ग्रीनवुड आत्मा द्वारा प्रदान किए गए लाभ उस तरुवीर की शक्ति को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। तो वह वनेशा को अपने साथ इतना बड़ा खजाना ले जाने की अनुमति कैसे दे सकता था? वह तो सवाल ही नहीं उठता। वनेशा ने तुरंत मना कर दिया। यह मेरे ग्रीनवुड कबीला का खजाना है और यह बिल्कुल भी किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ में नहीं जा सकता। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। चूंकि ऐसा है तो मेरे ज्ञानवृक्ष कबीला को क्रूर होने के लिए दोष मत देना। काष्ठवीर की आंखों में निराशा की एक लहर दौड़ गई। वनेशा ने अपनी हथेली पलटी और उसके मुंह से एक हरा मोती निकला और उसकी हथेली पर आ गिरा। उसने गहरे हरे रंग के मोती को देखा और कहा, यह ग्रीनवुड आत्मा मेरे पूर्वज के सार से बनी थी और यह मेरे ग्रीनवुड कबीला में एक विरासत में मिला खजाना है। मैं वनेशा अपने ग्रीनवुड कबीला की अपराधी बन जाऊंगी यदि मैं इसे किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों में जाने दूं। इसलिए यदि आपका ज्ञानवृक्ष कबीला इसे बलपूर्वक लेने का इरादा रखता है तो मेरे पास इसे नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। काष्ठवीर के चेहरे का भाव बदल गया, लेकिन वह तुरंत उपहास के साथ हंसा। वनेशा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? ग्रीनवुड आत्मा एक अर्धसंत विशेषज्ञ के सार से बनी थी, तो क्या तुम इसे नष्ट भी कर सकती हो? ठीक है, चलो अब अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। इसे पीछे छोड़ दो और मैं तुम सभी को जाने दूंगा, वरना मेरा ज्ञानवृक्ष कबीला आज तुम्हारे ग्रीनवुड कबीला का सफाया कर देगा। काष्ठवीर के पीछे 10 तरुवीर प्रकट हुए जो 150 मीटर से अधिक ऊंचे थे। उन तरुवीरों को देखकर वनेशा और वनरक्षा के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वे 10 आत्मोन्नति स्तर के तरुवीर थे और यदि काष्ठवीर को शामिल किया जाए तो वे 11 थे।
दूसरी ओर उनके पक्ष में केवल 4 आत्मोन्नति स्तर के तरुवीर थे। उनकी शक्तियों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। वनेशा, पहले हरितांश और अन्य लोगों के साथ निकलो। तुम्हारे चाचा वंधीर और मैं उन्हें रोकेंगे। ऐसे समय में आज्ञाकारी बनो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि ग्रीनवुड कबीला को तभी उम्मीद होगी जब तुम जीवित रहोगी, वनरक्षा ने धीमी आवाज में कहा। वनेशा ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर हम जाने वाले हैं तो हम साथ जाएंगे। वनरक्षा गुस्से में थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि काष्ठवीर चिल्लाया, हमला करो। वनेशा, ठीक इसी समय एक मानव की आवाज गूंजी। वनेशा ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और उसके मालिक को देखकर वह तुरंत खुश हो गई। उसने कहा, प्रियंवदा, तुम हो। यह वास्तव में आरव का समूह था जो पहुंच गया था। सु अचानक वनेशा की हथेली पर रखी ग्रीनवुड आत्मा प्रकाश की एक हरी किरण में बदल गई जो आरव के शरीर में प्रवेश कर गई। वनेशा और ग्रीनवुड कबीला के सभी तरुवीर चकित रह गए, जबकि काष्ठवीर का चेहरा उतर गया। आरव भी स्तब्ध रह गया। मुझमें क्या उड़कर आया? जैसे ही वह जांच करने वाला था, उसके शरीर से हरे रंग की रोशनी की एक किरण निकली और वह बिल्कुल वही हरा मोती था जो वनेशा की हथेली पर था। ग्रीनवुड कबीला के सदस्यों ने राहत की सांस ली। वनेशा ग्रीनवुड आत्मा को वापस अपने पास बुलाने ही वाली थी, लेकिन वह अचानक प्रकाश की एक हरी किरण में बदल गई और फिर से आरव के शरीर में प्रवेश कर गई। जब आसपास के सभी लोगों ने ऐसा दृश्य देखा तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। पहली बार जब वह आरव के शरीर में प्रविष्ट हुई थी, या सटीक रूप से कहें तो जब वह आरव के सूक्ष्म भंवर में पहली बार पहुंची थी, तब उस सूक्ष्म भंवर के भीतर मौजूद बैंगनी मेघ वज्र, नरक अग्नि और 9th नर्क हिमसमीर ने इस बाहरी नवागंतुक के प्रति अत्यंत तीव्र शत्रुता प्रदर्शित की थी। जब ग्रीनवुड आत्मा ने सूक्ष्म भंवर में प्रवेश करते ही अपने से कमतर न होने वाले 3 प्राकृतिक खजानों को देखा, तो उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे तुरंत वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वह अभी भागी ही थी कि आरव के भीतर के सूक्ष्म भंवर ने उसे अचानक फिर से अंदर खींच लिया। चूंकि यह सूक्ष्म भंवर का आदेश था, इसलिए उन तीनों प्राकृतिक खजानों ने ग्रीनवुड आत्मा के प्रति शत्रुता दिखाने का साहस नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। जब ग्रीनवुड आत्मा ने महसूस किया कि उन तीनों ने शत्रुता दिखाना बंद कर दिया है, तो वह शांत हुई और जिज्ञासावश सूक्ष्म भंवर में चारों ओर घूमने लगी, ठीक वैसे ही जैसे वे अन्य 3 प्राकृतिक खजाने यहां आने पर उत्सुक और उत्साहित थे। लेकिन कुछ ही समय में उसके सामने एक छोटी सी बच्ची प्रकट हुई। उसे देखकर ग्रीनवुड आत्मा स्तब्ध रह गई और भागना चाहती थी। हालांकि उस छोटी बच्ची ने केवल अपने हाथ से इशारा किया और ग्रीनवुड आत्मा उसकी हथेली पर आ गिरी। उसने ग्रीनवुड आत्मा को सहलाया और अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम अज्ञानी हो और अभी तक उच्च स्तर की बुद्धि विकसित नहीं की है। तुम उन अन्य 3 साथियों की तरह ही मूर्ख हो। भले ही तुम मेरे लिए खिलौना नहीं बन सकती, फिर भी तुम उस बेवकूफ आरव के लिए काफी उपयोगी हो। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो अपनी ऊर्जा छोड़ो और उसकी शक्ति बढ़ाने में उसकी मदद करो। ग्रीनवुड आत्मा तुरंत दाएं बाएं हिलने लगी, जैसे मना कर रही हो। तुम अनिच्छुक हो, उस छोटी बच्ची ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें अभी कुचल दूंगी। 9th नर्क हिमसमीर, नरक अग्नि और बैंगनी मेघ वज्र उस छोटी बच्ची की चापलूसी करने के इच्छुक लग रहे थे, इसलिए उन्होंने ग्रीनवुड आत्मा को घेर लिया और उस पर अपना भयानक दबाव डालना शुरू कर दिया। ग्रीनवुड आत्मा भयभीत हो गई और वह जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर से दाएं बाएं हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह छोटी बच्ची को कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर बाद बच्ची के चेहरे की शिकन कम हुई और उसने कहा, मुझे पता है कि इससे तुम्हारी जीवन शक्ति कम हो जाएगी।
ओह, क्या तुम्हें यहाँ मौजूद प्रचुर ऊर्जा का आभास हो रहा है? अपनी ऊर्जा छोड़ने के बाद तुम यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए रुक सकती हो। यहाँ की ऊर्जा और मौलिक बैंगनी ऊर्जा के साथ तुम्हें ठीक होने में अधिकतम आधा महीना लगेगा। ग्रीनवुड आत्मा कुछ हिचकिचाती हुई लग रही थी। मुझ पर विश्वास करो, मैं अभी तुम्हारी बुद्धिमत्ता मिटा दूंगी और तुम्हारे लिए एक पूरी तरह से नई बुद्धि बना दूंगी। वह छोटी बच्ची काफी गुस्से में थी। यह सुनकर ग्रीनवुड आत्मा का शरीर कांप उठा और उसने एक पल की भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत हिंसक रूप से कांपने लगी और फिर उसके भीतर से हरे रंग की ऊर्जा के अनगिनत महीन गोले फूट पड़े। ऊर्जा के ये सभी गोले आरव की मेरिडियन के साथ बहने लगे और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैलने लगे। आरव अभी समझ भी नहीं पाया था कि क्या हो रहा है। तभी उसे अपने भीतर एक भयानक ऊर्जा के विस्फोट का एहसास हुआ, जिससे उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वह तुरंत जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और उस भयानक ऊर्जा को नियंत्रित करने में जुट गया। स्थिति में आए इस अचानक बदलाव ने आसपास के सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। ग्रीनवुड आत्मा एक इंसान के शरीर में क्यों प्रविष्ट हुई? केवल काष्ठवीर और वनेशा के चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए थे और उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि ग्रीनवुड आत्मा उस इंसान की शक्ति बढ़ाने में मदद कर रही है। वे कितना भी दिमाग लगा लें, वे यह समझने में असमर्थ थे कि ग्रीनवुड आत्मा अचानक एक इंसान के शरीर में क्यों प्रवेश करेगी और यहाँ तक कि उसकी शक्ति बढ़ाने में मदद भी करेगी। आखिरकार ग्रीनवुड आत्मा को हर बार किसी की शक्ति बढ़ाने में मदद करने के लिए अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता था। ग्रीनवुड आत्मा उस इंसान की मदद करने के लिए अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करेगी? प्रियमवदा और अन्य लोग भी इस अचानक हुए दृश्य से थोड़े दंग थे। हालांकि प्रियमवदा जल्दी ही सब समझ गई। वह आरव के रहस्यों से वाकिफ थी, इसलिए वह समझ गई कि ग्रीनवुड आत्मा ने आरव को क्यों चुना। लेकिन वर्तमान स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि आरव स्पष्ट रूप से अपनी साधना में आगे बढ़ने वाला है और आसपास कई तरुवीर हैं जो उसके प्रति शत्रुता रखते हैं। काष्ठवीर ने उस तरुवीर की ओर देखा जो आरव के समूह को यहाँ लाया था और उसे फटकारा, वनेंद्र, तुम इन इंसानों को हमारे राजमहल में क्यों लाए हो? वनेंद्र नाम के उस तरुवीर ने काष्ठवीर पर एक नजर डाली और कहा, काष्ठवीर, तुम्हारा ज्ञानवृक्ष कबीला अभी हमारे वनदेव वंश का राजा नहीं बना है। अगर तुम मुझ पर चिल्लाना चाहते हो तो पहले राजा बनो। काष्ठवीर की आंखें थोड़ी संकुचित हुईं और उसने कहा, वनेंद्र, तुम क्या कहना चाह रहे हो? कुछ खास नहीं, वनेंद्र ने कहा। ग्रीनवुड कबीले और तुम्हारे ज्ञानवृक्ष कबीले के बीच सिंहासन की लड़ाई का मेरे चित्रवृक्ष कबीले से कोई लेना देना नहीं है। मेरा कबीला पीढ़ियों से गर्जनगिरी पर्वत के आसपास की रक्षा कर रहा है और हम केवल गर्जनगिरी पर्वत की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। हम कबीले के भीतर सत्ता के संघर्ष में भाग नहीं लेंगे। यह अतीत में भी ऐसा ही था, अब भी है और भविष्य में कभी नहीं बदलेगा। वनेंद्र की बात सुनकर वनेशा का चेहरा फीका पड़ गया, क्योंकि अगर वह चित्रवृक्ष कबीले की मदद प्राप्त कर पाती तो भले ही उसका ग्रीनवुड कबीला वनदेव वंश का शाही कबीला न रह पाता, लेकिन उनके लिए अपनी रक्षा करना कोई समस्या नहीं होती। दुर्भाग्य से काष्ठवीर के चेहरे के भाव बहुत भयानक और उदास थे, लेकिन उसने वनेंद्र के खिलाफ बल प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की। चित्रवृक्ष कबीला वनदेव वंश के बीच एक विशाल कबीला था और यहाँ तक कि पूरे वनदेव वंश की 40% सैन्य शक्ति पर उसका अधिकार था। इसलिए यदि चित्रवृक्ष और ग्रीनवुड कबीले हाथ मिला लेते तो यह निश्चित रूप से उसके ज्ञानवृक्ष कबीले के लिए एक आपदा होती। लेकिन एक बार जब हम सिंहासन पर कब्जा कर लेंगे तो मुझे चित्रवृक्ष कबीले से निपटने का मौका जरूर मिलेगा। काष्ठवीर की निगाहें आरव पर टिकीं और उसने कहा, हमला करो। पहले ग्रीनवुड आत्मा को पकड़ो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रियंवदा आरव के सामने आकर खड़ी हो गई, जबकि सुवर्णेश अपने मूल रूप में वापस आ गया। इसके अलावा प्रियंवदा ने अपना हाथ लहराया और आरव के चारों ओर 5 स्वर्ण रक्षकों को प्रकट कर दिया। उसने कहा, काष्ठवीर, यदि तुमने आज हमला करने का साहस किया तो मैं गारंटी देती हूं कि मेरा पति तुम्हारे पूरे कबीले को भस्म कर देगा। उन स्वर्ण रक्षकों को देखकर काष्ठवीर की पलकें झपकने लगीं। वे सभी वास्तव में आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ हैं और वे आत्मोन्नति स्तर के 5वें रैंक के मानव विशेषज्ञों के बराबर हैं। काष्ठवीर ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा नौपूंछी लोमड़ी कबीला हमेशा से मेरे वनदेव वंश के साथ सद्भाव से रहता आया है, तो इसका क्या मतलब है? क्या तुम मेरे वनदेव वंश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने की कोशिश कर रही हो? काष्ठवीर, तुम्हें वनदेव वंश का प्रतिनिधित्व करने का क्या अधिकार है? प्रियंवदा ठंडी हंसी हंसी। इसके अलावा मैं यह तुम्हारी अपनी भलाई के लिए कर रही हूं। मेरा पति बहुत ही छोटा आदमी है। अगर उसे पता चला कि तुम उसे मारना चाहते थे और वह भड़क गया तो तुम्हारा ज्ञानवृक्ष कबीला शायद इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। यह मत सोचना कि मैं तुम्हें सिर्फ डरा रही हूं। यह सुनकर सारिका ने अपनी त्योरियां चढ़ा लीं। उसने प्रियंवदा की ओर देखते हुए सोचा, क्या वह जानबूझकर ज्ञानवृक्ष कबीले को उस पर हमला करने के लिए उकसा रही है? क्या वह चाहती है कि वह ग्रीनवुड कबीले की मदद करे? हाँ, काष्ठवीर ठहाके मारकर हंसा। वह कुछ देर तक हंसता रहा, फिर उसने आरव की ओर इशारा किया और कहा, वह मेरे ज्ञानवृक्ष कबीले को मिटा देगा? क्या तुम्हें लगता है कि वह मृत्युलोक सम्राट युगेंद्र है? क्या मजाक है? वह सिर्फ आत्मिक स्तर का एक कीड़ा है, तो उसमें मेरे कबीले को नष्ट करने की क्षमता कैसे हो सकती है? नौपूंछी लोमड़ी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो फिर कोशिश करके क्यों नहीं देखते? प्रियंवदा ने बेरुखी से कहा। तो मैं देखूंगा, काष्ठवीर ने अपने चेहरे पर हिंसक भाव लाते हुए कहा। इन्हें मार डालो। काष्ठवीर के पीछे खड़े ज्ञानवृक्ष कबीले के तरुवीर तुरंत प्रियंवदा के समूह पर झपट पड़े। दूसरी ओर काष्ठवीर स्वयं अपने मूल रूप में लौट आया और उसने अपनी विशाल हथेली आरव की ओर नीचे की ओर मारी। सुवर्णेश, प्रियंवदा जोर से चिल्लाई। सुवर्णेश, जो अपने मूल रूप में लौट आया था, हिंसक रूप से दहाड़ा और काष्ठवीर पर झपटा। ग्रीनवुड कबीले, मेरे आदेशों को सुनो। ज्ञानवृक्ष कबीले ने विद्रोह कर दिया है, उन्हें बिना किसी दया के मार डालो। इसी बीच वनेशा अचानक बोल पड़ी। यह निस्संदेह ग्रीनवुड कबीले के लिए एक अच्छा अवसर था, क्योंकि उन्हें प्रियंवदा की मदद मिल गई थी, इसलिए उनके पास मौजूद आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों की संख्या अब ज्ञानवृक्ष कबीले से कम नहीं थी। लेकिन ग्रीनवुड आत्मा। वनेशा ने इस बारे में सोचते हुए आरव पर एक नजर डाली और फिर उसने अपने मन में कहा, वह प्रियंवदा का दोस्त है, इसलिए वह शायद इसे जबरदस्ती नहीं लेगा। वनेशा का आदेश सुनकर ग्रीनवुड कबीले के सदस्यों ने संकोच नहीं किया और तुरंत ज्ञानवृक्ष कबीले पर हमला कर दिया। लड़ाई पूरी तरह से छिड़ गई थी, फिर भी आरव अपनी आंखें कसकर बंद किए जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। इस समय उस हरे रंग की ऊर्जा ने उसका पूरा शरीर भर दिया था और उसे बस इसे जितनी जल्दी हो सके अवशोषित करना था। जैसे जैसे आरव ने इसे और अधिक अवशोषित किया, उसकी साधना रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ गई। 15 मिनट से भी कम समय बीता था कि उसने अपने प्रारंभिक आत्मिक स्तर के 7वें रैंक से 9वें रैंक को प्राप्त कर लिया था और सूक्ष्म भंवर के भीतर ग्रीनवुड आत्मा अभी भी बिना रुके हरी ऊर्जा छोड़ रही थी। बूम! काष्ठवीर की विशाल हथेली सुवर्णेश की विशाल पूंछ से जोर से टकराई और एक जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद मगरमच्छ और तरुवीर दोनों 80 मीटर पीछे हट गए। काष्ठवीर ने आसपास की ओर देखा और जब उसने देखा कि उसका पक्ष नुकसान में है,
तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया। उसने कहा, ग्रीनवुड कबीले, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। ग्रीनवुड कबीला आज के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा। अग्निवीर, मैं तुम्हारे सर्वोच्च हन साम्राज्य के अनुरोध को स्वीकार करता हूँ, इसलिए मेरी मदद करो। हाँ हाँ, ठीक इसी समय ठहाके गूंज उठे और एक लाल कपड़े पहने हुए आदमी 5 काले कपड़े पहने हुए आकृतियों के साथ प्रकट हुआ। लाल कपड़े पहने हुए आदमी ने हंसते हुए कहा, काष्ठवीर, तुम्हें पहले ही मान जाना चाहिए था। हम बहुत पहले ही ग्रीनवुड कबीले को नष्ट करने में तुम्हारी मदद कर पाते और बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। काष्ठवीर ने धीमी आवाज में कहा, अग्निवीर, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी शर्तों को मान लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, लाल कपड़े पहने आदमी मुस्कुराया। हालांकि मैं एक और शर्त जोड़ना चाहता हूं। मुझे ग्रीनवुड आत्मा चाहिए। अग्निवीर, इसका क्या मतलब है? काष्ठवीर ने अग्निवीर को गुस्से से घूरा। अग्निवीर मुस्कुराया और बोला, काष्ठवीर, अगर यह तुम्हारे हाथ में होती तो मैं स्वाभाविक रूप से ऐसा अनुरोध नहीं करता, क्योंकि हम सहयोगी हैं। दुर्भाग्य से यह तुम्हारी नहीं है। मेरा मतलब है कि ग्रीनवुड आत्मा उसी की होगी जो इसे प्राप्त करने की क्षमता रखता है, ठीक है? काष्ठवीर कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर बोला, ठीक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काष्ठवीर ने अपनी बाहें घुमाईं और फिर अनगिनत बेलें हिंसक रूप से आरव की ओर बढ़ी। दूसरी ओर लाल कपड़े पहने हुए आदमी ने ठंडी हंसी हंसी और फिर उसकी आकृति चमकी और वह तुरंत आरव के सामने पहुंच गया। उन्हें रोको, प्रियंवदा बेहद हैरान थी। वह बस झपटने ही वाली थी कि ज्ञानवृक्ष कबीले के एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ ने उसे रोक दिया। 5 स्वर्ण रक्षक अभी जवाब में हिले ही थे, लेकिन उन्हें तुरंत उन 5 काले कपड़े पहने आकृतियों ने रोक दिया। सुवर्णेश ने काष्ठवीर को रोक दिया था, लेकिन लाल कपड़े पहने हुए आदमी आरव के सामने पहुंच गया था। वह पालथी मारकर जमीन पर बैठे आरव को देखते हुए हल्के से मुस्कुराया और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और आरव के सिर पर वार किया। ठीक इसी समय अनाया आरव के सामने पहुंची और प्रकाश की एक किरण लाल कपड़े पहने आदमी पर हिंसक रूप से टकराई। 7वें स्तर का तलवार इंटेंट लाल कपड़े पहने आदमी थोड़ा हैरान हुआ और उसने इस हमले की शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली को भींच लिया, जिससे प्रकाश की वह किरण हवा में रुक गई और फिर फट गई। अनाया चकित रह गई। वह फिर से हमला करने ही वाली थी कि उसके सिर के ऊपर एक विशाल हथेली आ गई थी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तलवार से निकली रोशनी की एक और किरण बिजली की कड़वाहट की तरह तेजी से चमकी और उसने उस विशाल हथेली को चीर दिया जो अनाया के ऊपर मंडरा रही थी। सराह! अनाया ने विस्मय के साथ देखा कि वह विशाल हथेली 2 टुकड़ों में कट गई थी और उससे ताजा खून की धाराएं बहने लगी थीं। आह! एक तीखी चीख गूंज उठी। सभी तरुवीरों ने लड़ना बंद कर दिया और उनकी आंखों में आश्चर्य था, क्योंकि वे उस तीखी चीख के स्रोत की ओर देख रहे थे। अग्निवीर एक 6ठे रैंक का आत्मोन्नति स्तर विशेषज्ञ था, इसलिए एक हथेली तो दूर, इस स्तर का विशेषज्ञ पूरा कटा हुआ हाथ भी तुरंत वापस उगा सकता था। लेकिन इस क्षण उसने भयावहता के साथ देखा कि चाहे वह अपनी ऊर्जा का कितना भी उपयोग करे, उस हथेली को दोबारा उगाना असंभव था। इसके अलावा ऊर्जा की एक भयानक लहर उस हिस्से को गला रही थी जहां से उसकी हथेली काटी गई थी। अनाया यह दृश्य देखकर प्रसन्न हुई और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि आरव, जो अभी जमीन पर पालथी मारकर बैठा था, खड़ा हो गया था। इसके अलावा उसके हाथ में तलवार सम्राट की प्राचीन म्यान थी।
तुम आखिरकार जाग गए, अनाया ने खुशी से कहा। आरव ने सिर हिलाया और फिर कहा, अभी के लिए धन्यवाद। अभी उसकी उन्नति का महत्वपूर्ण क्षण था और उस लाल वस्त्र वाले व्यक्ति द्वारा बाधा डालने के परिणाम अकल्पनीय होते। इतने विनम्र क्यों हो रहे हो? अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे कई मौकों पर बचाया है। मैंने तो बस तुम्हें एक बार बचाया है। आरव मुस्कुराया और बोला, ठीक है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तलवार इंटेंट। 9वां स्तर तलवार इंटेंट। 9वां स्तर तलवार इंटेंट। तुम आरव हो? ठीक इसी समय लाल वस्त्र वाले व्यक्ति ने सदमे से भरी आंखों से आरव की ओर देखा। आरव उसके लिए कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं था, क्योंकि आरव उसके स्वामी मृत्युलोक सम्राट का एक दुर्जय शत्रु था। हालांकि उसने कल्पना भी नहीं की थी कि आरव ने वास्तव में 9वें स्तर की तलवार इंटेंट प्राप्त कर ली है। 9वां स्तर तलवार इंटेंट। मुझे मृत्युलोक सम्राट को सूचित करना चाहिए, अन्यथा आरव मेरे स्वामी को अचंभित कर सकता है। जब उसने इस बिंदु तक सोचा तो अग्निवीर ने आरव के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। उसने तुरंत अपना बायां हाथ हिलाया और फिर उसके सामने एक स्थानिक दरार दिखाई दी। हालांकि वह अभी उस दरार में प्रवेश करने ही वाला था कि उसके सामने प्रकाश की 4 किरणें प्रकट हुईं। अग्निवीर घबरा गया। वह बस उस स्थानिक दरार में प्रवेश करने ही वाला था, लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह किसी भी तरह से 6ठे रैंक का आत्मोन्नति स्तर विशेषज्ञ था, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उसने तुरंत स्थानिक दरार का विचार त्याग दिया और एक स्थानिक पिंजरा बनाने के लिए अपना बायां हाथ फैलाया। वे 4 प्रकाश किरणें उस स्थानिक पिंजरे में फंस गईं, लेकिन उनके द्वारा उसे टुकड़ों में नष्ट करने से पहले केवल एक क्षण बीता और फिर सभी ने देखा कि एक के बाद एक तलवार ने अग्निवीर की छाती को छेद दिया, जबकि वह अभी भी अपने सदमे से उबर नहीं पाया था। तुमने पहले ही? अग्निवीर ने विस्मय के साथ आरव की ओर देखा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला, क्योंकि उसके शरीर के भीतर की तलवार इंटेंट अचानक आरव के आदेश पर फट गई और उसके आंतरिक अंग तुरंत टुकड़ों में कट गए, जिससे उसने तुरंत अपनी आंखें और मुंह बंद कर लिए। आसपास के अन्य लोग हतप्रभ थे। 6ठे रैंक का आत्मोन्नति स्तर विशेषज्ञ बस ऐसे ही मर गया। प्रियंवदा ने आरव की ओर देखा और ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो। सारिका ने आरव की ओर देखा और उसकी आंखों में स्पष्ट सदमा और डर देखा जा सकता था। अनाया की आंखें उत्साह और खुशी से चमक उठीं। काष्ठवीर और अन्य तरुवीरों की नजरें अविश्वास से भरी थीं। क्या वह मानव एक आत्मिक स्तर का साधक नहीं है? वह 6ठे रैंक के आत्मोन्नति स्तर विशेषज्ञ अग्निवीर को केवल एक हमले में कैसे मार सकता है? इसके अलावा वह आरव है? वह मानव दुनिया का तथाकथित तलवार सम्राट है। आरव ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और फिर उसने लाल वस्त्र वाले व्यक्ति के शव को प्राचीन म्यान में रख दिया। उसके बाद उसने आसपास के 5 काले कपड़े पहने आकृतियों की ओर देखा। जैसे ही उन्होंने अग्निवीर को आरव की पहचान उजागर करते सुना, उन 5 ने पीछे हटने का इरादा किया। आखिरकार उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। भले ही आरव केवल एक आत्मिक स्तर का साधक था, लेकिन यह कोई रहस्य नहीं था कि वह आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को मार सकता था। इसके अलावा उसने अभी अभी अपनी आंखों के सामने 6ठे रैंक के आत्मोन्नति स्तर विशेषज्ञ अग्निवीर को मार डाला था। तो वे यहां रुकने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? लेकिन उनके भागने के लिए भी बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि प्रियंवदा ने उन स्वर्ण रक्षकों को आदेश दिया था जिन्हें वे पहले व्यस्त रख रहे थे कि अब वे उन्हें व्यस्त रखना शुरू कर दें। जबकि 5 स्वर्ण रक्षकों ने उन 5 काले कपड़े पहने आकृतियों को व्यस्त रखा,
आरव की उन 4 दिव्य कलाकृतियों ने प्रकाश की 4 किरणों का रूप ले लिया जो आसपास लगातार घूम रही थीं, और कुछ ही समय में उन 5 को मार दिया गया। आरव ने उनके शव नहीं लिए क्योंकि वे बहुत कमजोर थे। काष्ठवीर, तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक इसी समय वनरक्षा अचानक जोर से चिल्लाई और फिर उसकी आकृति काष्ठवीर का रास्ता रोकने के लिए वहां पहुंच गई। साथ ही ग्रीनवुड कबीले के सदस्यों ने जल्दी से काष्ठवीर और ज्ञानवृक्ष कबीले के अन्य सभी सदस्यों को घेर लिया। वनरक्षा, क्या तुम सच में मौत तक लड़ने का इरादा रखती हो? काष्ठवीर ने धीमी आवाज में कहा। मौत तक लड़ना? वनरक्षा ठंडी हंसी हंसी और बोली, काष्ठवीर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ज्ञानवृक्ष कबीले में अभी भी हमसे मौत तक लड़ने की क्षमता है? ज्ञानवृक्ष कबीले के सदस्यों, इस बीच वनेशा ने अचानक कहा, अगर आप सभी केवल सिंहासन के लिए लड़ते तो अंत में यह हमारे तरुवीर वंश का आंतरिक मामला होता। लेकिन अब आपने हमारे तरुवीर वंश के खिलाफ काम करने के लिए बाहरी दुनिया के मानव साधकों के साथ मिलीभगत की है। क्या आप हमारे पूर्वजों की शिक्षाओं को भूल गए हैं? इंसानों के साथ मिलीभगत? काष्ठवीर ठहाका मारकर हंसा और आरव की ओर इशारा करते हुए बोला, वनेशा, क्या तुम्हारे ग्रीनवुड कबीले ने इंसानों के साथ मिलीभगत नहीं की है? खैर छोड़ो, विजेता हमेशा सही होता है। अब जबकि मेरा ज्ञानवृक्ष कबीला हार गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुद को तुम्हारे ग्रीनवुड कबीले द्वारा कत्ल होने देंगे। अगर स्थिति और खराब हुई तो हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि दोनों पक्षों को भारी नुकसान न हो जाए या विनाश न हो जाए। वनेशा ने आरव के समूह की ओर देखा और फिर उसने एक क्षण के लिए गहराई से विचार किया और कहा, ज्ञानवृक्ष कबीले के सदस्यों, मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि आप सभी केवल इसलिए विद्रोह में शामिल हुए क्योंकि आपको काष्ठवीर और उसके गुट द्वारा गुमराह किया गया था। पिछले राजा अभी दुनिया की गोद में वापस लौटे हैं और मैं और अधिक अनावश्यक कत्लेआम नहीं चाहती। इसलिए मैं अपने ग्रीनवुड कबीले के पूर्वजों की शपथ खाती हूं कि यदि आप सभी विरोध करना बंद कर देते हैं तो मैं पिछली बातों को भुला दूंगी और मैं केवल काष्ठवीर के गुट के तरुवीरों को मारूंगी। ज्ञानवृक्ष कबीले के कई सदस्य यह सुनकर काफी प्रलोभित हुए। काष्ठवीर का चेहरा बदल गया जब उसने यह देखा और उसने जल्दी से कहा, ज्ञानवृक्ष कबीले के सदस्यों, मेरी बात सुनो। आप सभी के हाथों पर ग्रीनवुड कबीले के अनगिनत सदस्यों का खून लगा है। क्या आपको लगता है कि ग्रीनवुड कबीला वास्तव में आप सभी को बख्श देगा? यदि आप सभी अब विरोध करना छोड़ देते हैं तो एक बार जब वह नई रानी बन जाएगी और तरुवीर वंश पर पूरा नियंत्रण कर लेगी तो वह क्षण आप सभी के विनाश का समय होगा। उनमें से कई जो पहले प्रलोभित हुए थे, काष्ठवीर की बात सुनकर झिझकने लगे। ठीक इसी क्षण आरव के सामने तैर रही 4 दिव्य कलाकृतियां अचानक हिल गईं। वे प्रकाश की 4 किरणों में बदल गईं जो हिंसक रूप से काष्ठवीर की ओर बढ़ी। वह घबरा गया और उसने उन 4 दिव्य कलाकृतियों को रोकने के लिए अनगिनत लताएं भेजीं। हालांकि वे लताएं उन 4 दिव्य कलाकृतियों को बिल्कुल भी नहीं रोक सकीं और उन्होंने उन लताओं को अनगिनत टुकड़ों में काट दिया। उसके बाद वे 4 प्रकाश किरणें काष्ठवीर के विशाल शरीर के आर पार तेजी से चमकीं। वे 2 सांसों के बाद आरव के पास लौट आईं। काष्ठवीर की विशाल आंखें आरव की ओर टिकी रहीं जबकि वे असीम आक्रोश और भय से भरी थीं। 2 और सांसों के बाद अचानक एक विस्फोट हुआ और काष्ठवीर सभी की आंखों के सामने टुकड़ों में बिखर गया। आरव ने ज्ञानवृक्ष कबीले के सदस्यों की ओर देखा जिनकी आंखें विस्मय से भरी थीं, और फिर उसने वनेशा की ओर देखा जो अभी भी सदमे में थी और कहा, कुमारी वनेशा, अब आप उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कह सकती हैं। मुझे लगता है कि अब उनके मन में कोई और विचार नहीं होगा। आरव को लगा कि उसे ग्रीनवुड कबीले से लाभ हुआ है क्योंकि तुषारिका मेरे नरव्रत वंश की एक प्रतिभावान सदस्य थी
और उसे मारने के लिए तुम्हें मरना पड़ता, भले ही तुम कुलपति के नाजायज बेटे ही क्यों न होते। हालांकि तुम बिल्कुल भी औसत नहीं थे। तुम एक ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति थे जो मुझसे भी अधिक असाधारण थे। इसलिए नरव्रत वंश ने तुम्हारे पीछे विशेषज्ञों को नहीं भेजा और इसके बजाय तुम्हारी जांच शुरू कर दी। आरव ने कहा। अंत में उन्हें सच्चाई पता चल गई। सारिका ने सिर हिलाया। आरव ने अचानक कहा, क्या नरव्रत वंश के वे सदस्य जिन्होंने मेरी माँ और नानी को नुकसान पहुंचाया था अभी भी नरव्रत वंश में हैं? सारिका की पलकें झपकीं और वह कुछ देर चुप रही और फिर बोली, वे हैं, और वे नरव्रत वंश में काफी शक्तिशाली हैं। आरव ने सिर हिलाया और कहा, नरव्रत वंश वापस जाओ। यदि तुम अपनी वर्तमान ताकत के साथ संत खंडहर जाती हो तो बहुत संभावना है कि तुम जीवित नहीं लौट पाओगी। भले ही खंडहरों के भीतर के खजाने कीमती हों, तुम्हें अपनी क्षमता की सीमा के अनुसार कार्य करना चाहिए। आरव अपनी बात पूरी करने के बाद मुड़ा और चला गया। सारिका ने अचानक कहा, क्या तुम नरव्रत वंश वापस जाकर नहीं देखोगे? आरव रुका और बोला, मैं जाऊंगा। वर्तमान कुलपति या किसी ऐसे व्यक्ति को मेरा संदेश पहुंचा देना जो निर्णय ले सके। नरव्रत वंश में उनकी स्थिति चाहे जो भी हो, वे सभी जिन्होंने कई साल पहले मेरी नानी की मृत्यु का कारण बने और मेरी मां को भागने के लिए मजबूर किया, उन सभी को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछता हूं। क्या नरव्रत वंश ने युगेंद्र का साथ दिया है? सारिका दंग रह गई और फिर उसने कहा, नहीं दिया है। युगेंद्र ने हमारे वंश से संपर्क करने के लिए लोगों को भेजा है, लेकिन वंश के विभिन्न बुजुर्गों के इस बारे में अलग अलग विचार थे। कितने अफसोस की बात है। अगर नरव्रत वंश युगेंद्र का साथ देता तो बहुत अच्छा होता। उस तरह मेरे पास नरव्रत वंश को नेस्तनाबूद करने का एक बहाना होता। आरव की आकृति चमकी और अपनी बात पूरी करने के बाद वह मौके से गायब हो गया। आरव की बात सुनकर सारिका की नाजुक आकृति कांप उठी। वह जानती थी कि वह मजाक नहीं कर रहा था और वह उसे डराने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वह उसके वास्तविक विचार थे और वह वास्तव में यही करने का इरादा रखता था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे लगा कि आरव बकवास नहीं कर रहा था, क्योंकि वह निश्चित रूप से इसे पूरा कर सकता था। भले ही वह इसे अभी पूरा न कर सके, वह भविष्य में निश्चित रूप से इसे पूरा करने में सक्षम होगा और इसमें अब बहुत समय नहीं लगेगा। क्या नरव्रत वंश के सदस्य के रूप में उसकी पहचान हमारे नरव्रत वंश के लिए वरदान है या विपत्ति? ग्रीनवुड महल। प्रियंवदा, यह सब तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया कि मेरा ग्रीनवुड कबीला इस स्थिति को उलटने और विद्रोह को समाप्त करने में सफल रहा। हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं धन्यवाद के बहुत अधिक शब्द नहीं बोलूंगी। बस इतना जान लो कि भविष्य में तुम्हें कभी भी मेरे तरुवीर वंश की मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। वनेशा बेलों से बने सिंहासन पर बैठी मुस्कुराते हुए प्रियंवदा से बात कर रही थी। वहां उपस्थित तरुवीर वंश के कई बुजुर्गों ने वनेशा की बात सुनकर सहमति में सिर हिलाया। नौपूंछी लोमड़ी कबीला तरुवीर वंश की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था, इसलिए यदि वे उनके साथ गठबंधन कर पाते तो यह तरुवीर वंश के लिए निश्चित रूप से एक अत्यंत शुभ बात होती। प्रियंवदा ने मुस्कुराते हुए कहा, वनेशा, क्या तुम मेरे पति को धन्यवाद नहीं दोगी? अगर वे न होते तो मैं सर्वोच्च हन साम्राज्य के विशेषज्ञों को पीछे हटाने में सक्षम नहीं हो पाती। इसी बीच आरव ने जल्दी से कहा, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। यह वही था जो मुझे करना चाहिए था। सच में। कई तरुवीरों की निगाहें आरव पर टिक गईं। उनके मन में इस मानव के प्रति अच्छी धारणा थी, क्योंकि यह वही था जिसने सर्वोच्च हन साम्राज्य के विशेषज्ञों और ज्ञानवृक्ष कबीले के कबीला प्रमुख को मार गिराया था और इसी कारण ग्रीनवुड कबीला पासा पलटने में कामयाब रहा।
यह कहा जा सकता था कि यदि यह मानव न होता तो ग्रीनवुड कबीला नष्ट हो गया होता। वनेशा की नजर आरव पर पड़ी। वह आरव को लेकर जिज्ञासा से भरी हुई थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में उसके पास इतनी भयानक शक्ति थी और वह इस युग का तलवार सम्राट भी था। इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मानवों के बीच ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का उदय दैत्य जाति के लिए वरदान होगा या आपदा। वनेशा एक क्षण के लिए मौन रही, फिर उसने प्रियमवदा की ओर देखा और अपने पास खड़ी वनरक्षा को इशारा किया। वनरक्षा थोड़ा झिझकी, फिर सिर हिलाकर बाहर चली गई। कुछ ही समय बीता था कि वनरक्षा वापस आई और उसके हाथ में एक छोटी सी हरे रंग की बोतल थी। उस बोतल को देखते ही आसपास के कई तरुवीरों के चेहरे के भाव बदल गए। कुछ लोग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वनरक्षा ने उनकी ओर गुस्से से देखा और उन्हें बोलने से रोक दिया। वनेशा ने वनरक्षा से वह छोटी बोतल ली, फिर वह आरव के पास गई और बोली, युवराज आरव, शब्द मेरी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और न ही मैं आपकी दयालुता का बदला चुका सकती हूँ। यहाँ जीवन जल की 3 बूंदें हैं। यह मेरे तरुवीर वंश की कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रदर्शन है, इसलिए मुझे आशा है कि आप इसे मना नहीं करेंगे। जीवन जल। प्रियमवदा स्पष्ट रूप से भावुक हो गई और बोली, वनेशा, तुम कितनी उदार हो। तुम वास्तव में इस व्यक्ति को जीवन जल दे रही हो, जिसका मूल्य तुम्हारे वंश की ग्रीनवुड आत्मा से ही थोड़ा कम है। अब तो मुझे भी थोड़ी जलन हो रही है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें बाद में एक बूंद दे दूंगी, प्रियमवदा। वनेशा मुस्कुराई। प्रियमवदा ने सिर हिलाया और कहा, हर 1000 साल में इसकी केवल 10 बूंदें ही मिलती हैं, और यह तुम्हारे तरुवीर वंश के लिए अत्यंत कीमती है, तो मैं तुमसे यह कैसे मांग सकती हूँ। वैसे भी इसे देना मुझे देने के समान ही है। हम दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। बात करते हुए उसने आरव की ओर से हरे रंग की बोतल ली और उसे लगातार निहारने लगी। आरव ने पूछा, जीवन जल, क्या यह किसी की शक्ति बढ़ा सकता है? प्रियमवदा ने आरव की ओर देखते हुए अपनी आंखें घुमाईं और कहा, भले ही यह किसी व्यक्ति की शक्ति में सुधार नहीं कर सकता, लेकिन यह शक्ति बढ़ाने वाले खजानों से कहीं अधिक कीमती है। भविष्य में आपकी चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो, या आपके शरीर की नसें या हड्डियां ही क्यों न टूट जाएं, आप इसकी एक बूंद पीते ही तुरंत ठीक हो जाएंगे। यह इतना चमत्कारिक है। आरव अब शांत नहीं रह पाया। उसने मूल रूप से ग्रीनवुड आत्मा के कारण इसे मना करने का इरादा किया था, लेकिन अब उसे लगा कि जो कोई भी जीवन जल को मना करेगा वह मूर्ख होगा। वनेशा ने अचानक कहा, ठीक है युवराज आरव, मेरा एक अनुरोध है। यह सुनकर आरव का दिल धड़का और उसने सोचा, लो आ गया। वनेशा ने आरव के मना करने या सहमत होने की प्रतीक्षा नहीं की और कहा, ग्रीनवुड आत्मा मेरे तरुवीर वंश का एक अनमोल खजाना है और यह मेरे वंश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे आशा है कि युवराज आरव, आप इसे हमें वापस करने में सक्षम होंगे। आपने मेरे तरुवीर वंश पर बहुत बड़ी कृपा की है, इसलिए यदि युवराज आरव को किसी भी चीज की आवश्यकता है तो मेरा कबीला ग्रीनवुड आत्मा के अलावा हर उस बात पर सहमत होगा जो हमारे सामर्थ्य में है। कृपया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने आरव के सामने झुककर प्रणाम किया। हॉल के भीतर मौजूद सभी तरुवीरों ने भी अपनी निगाहें आरव पर टिका दीं। प्रियमवदा ने भी जीवन जल से खेलना बंद कर दिया और आरव की ओर देखने लगी। आरव कड़वाहट से मुस्कुराया, क्योंकि जिस बात की उसे सबसे ज्यादा चिंता थी अंततः वही हुआ। उसने कहा, कुमारी वनेशा, सच कहूँ तो भले ही ग्रीनवुड आत्मा एक कीमती खजाना है जो मेरे लिए उपयोगी है, लेकिन मैं वास्तव में इतना निर्लज्ज नहीं हूँ कि इसे जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लूं। आपने खुद भी देखा था, यह ग्रीनवुड आत्मा ही थी जो मेरे शरीर में समा गई थी।
मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि ऐसा नहीं है कि मैं इसे आपको वापस करने के लिए अनिच्छुक हूं, लेकिन ग्रीनवुड आत्मा स्वयं जाने को तैयार नहीं है। वनेशा की सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि तरुवीर वंश के अन्य सदस्यों ने थोड़े शत्रुतापूर्ण भाव प्रकट किए। उनके मन में केवल एक ही विचार था, और वह यह कि यह सीधा दिखने वाला मानव वास्तव में ग्रीनवुड आत्मा को जबरदस्ती हड़पना चाहता है। आरव ने कहा, मुझे पता है कि आप में से कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन यही सच है। आरव इस समय काफी उदास था। वास्तव में चोर समझे जाने पर किसी को भी खुशी नहीं होती। वह जानता था कि ग्रीनवुड आत्मा के उसके शरीर के भीतर रहने का मुख्य कारण यह था कि उसे सूक्ष्म भंवर पसंद आ गया था। लेकिन समस्या यह थी कि वह इन सभी तरुवीरों को यह सब समझाने में असमर्थ था। आरव के इस बेशर्मी भरे जवाब को सुनकर आसपास के कई तरुवीर क्रोध से भर गए। यदि आरव ने पहले उनकी मदद न की होती, और यदि आरव के पास मौजूद शक्ति का डर न होता, तो कई तरुवीर अब तक हमला कर चुके होते। इसी बीच प्रियंवदा ने अचानक कहा, वनेशा, वह सच कह रहा होगा। वनेशा ने हैरान होकर प्रियंवदा की ओर देखा। प्रियंवदा ने आरव पर एक नजर डाली और कहा, क्या वही कारण है? आरव जानता था कि प्रियंवदा किस बारे में बात कर रही है, और उसने तुरंत सिर हिलाया। प्रियंवदा ने वनेशा की ओर देखा और कहा, वनेशा, तुम शायद वास्तव में इसे वापस न पा सको। मैं गारंटी दे सकती हूं कि वह तुम्हारी ग्रीनवुड आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। जहां तक कारण की बात है, वह शायद तुम्हें नहीं बताएगा, और मैं भी तुम्हें नहीं बता सकती, वरना वह निश्चित रूप से मुझे मार डालेगा। मुझे वास्तव में खेद है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी होगा। वनेशा कड़वाहट से मुस्कुराई। यदि प्रियंवदा उसकी अच्छी दोस्त न होती, तो वह वास्तव में संदेह करती कि वे उसे धोखा देने और ग्रीनवुड आत्मा लेने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उसने अंततः प्रियंवदा पर विश्वास करना चुना। इसके अलावा उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि आरव नाम का यह व्यक्ति ऐसा नहीं था। भले ही वे एक दूसरे को थोड़े समय से जानते थे, लेकिन वह जानती थी कि वह एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था। यदि वह वास्तव में ग्रीनवुड आत्मा को जबरदस्ती लेना चाहता, तो वह उसे इतना लंबा स्पष्टीकरण बिल्कुल नहीं देता। लेकिन क्या मुझे वास्तव में अपने ग्रीनवुड कबीले का खजाना छोड़ना होगा? न केवल उसने इस पर सहमत होने से इनकार कर दिया, बल्कि पूरा तरुवीर वंश भी शायद इस पर सहमत नहीं होगा। क्या तुम कुछ नहीं करने वाले? प्रियंवदा ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, भले ही यह जानबूझकर नहीं किया गया था, फिर भी तुम इस तथ्य से बच नहीं सकते कि तुम अभी भी आंशिक रूप से जिम्मेदार हो, है ना? आरव कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, मैं बेशर्मी से काम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। भले ही यह मोती वास्तव में बहुत अच्छा है और मेरे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन सच कहूँ तो यह इतना कीमती नहीं है कि मुझे इसे प्राप्त करने के लिए निर्लज्जता का सहारा लेना पड़े। ठीक है, मैं वास्तव में आंशिक रूप से जिम्मेदार हूँ। हम ऐसा क्यों नहीं करते? कुमारी वनेशा, आप एक कीमत बताएं और मैं इस मोती को खरीद लूंगा, ठीक है? खरीदोगे? वनरक्षा आग बबूला हो गई। उसने आरव को घूरते हुए कहा, वह मोती एक प्राकृतिक खजाने जैसा है। आप पैसे से एक प्राकृतिक खजाना खरीदना चाहते हैं? कितनी हास्यास्पद बात है। क्या आप जानते हैं कि प्राकृतिक खजाना क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? मुझे पता है, आरव ने सिर हिलाया। सच कहूं तो स्वाभाविक रूप से उसे पता था। उसके भीतर 3 प्राकृतिक खजाने थे, तो उसे कैसे नहीं पता होगा? आपको पता है? मुझे नहीं लगता कि आपको पता है, वनरक्षा गुस्से में बोली।
हर एक प्राकृतिक आत्मा को आकाश और पृथ्वी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे कितने कीमती हैं। आप जब वह इस बिंदु तक बोली तो वनरक्षा की आवाज अचानक रुक गई और उसने आरव को आश्चर्य से देखा। सटीक रूप से कहें तो वह आरव की हथेलियों पर आग के गोले और बैंगनी बिजली की एक कौंध को देख रही थी। बूम! कहीं से एक बैंगनी तूफान आया और आरव की पीठ पर 9th नर्क तलवार पंख दिखाई दिए। 3 प्राकृतिक खजाने। आसपास के सभी तरुवीर हक्के बक्के रह गए और आरव को देखते रह गए। आरव ने कहा, देखिए, मुझे सच में पता है। मैं दिखावा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बस आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि आपकी ग्रीनवुड आत्मा कीमती तो है, लेकिन यह वास्तव में इतनी कीमती नहीं है कि मुझे इसे जबरदस्ती लेने के लिए बेशर्मी करनी पड़े। मुझे पता है कि मैं गलत हूं, इसलिए मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा ताकि आप इस मोती का मोह छोड़ दें। यदि आप वास्तव में इसे वापस लेने की जिद पर अड़े हैं, तो सच कहूं तो मेरे पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आप वनरक्षा का शरीर गुस्से से कांप उठा। वनेशा ने अपना हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। युवराज आरव की शक्ति असाधारण है और मेरा तरुवीर वंश युवराज आरव को नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हम इसे अपने कबीले को बचाने की आपकी दयालुता के बदले में आपको दे देंगे। यदि कोई अन्य व्यक्ति होता तो वह स्वाभाविक रूप से ग्रीनवुड आत्मा को देने की पहल नहीं करती, लेकिन वह आरव के सामने लाचार थी, पूरी तरह लाचार। वह अभी भी उस दृश्य को नहीं भूली थी जब आरव ने पल भर में काष्ठवीर को मार डाला था। यह सुनकर आरव को थोड़ा अजीब लगा। अंत में उसके पास प्रियंवदा की ओर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके पास इससे निपटने का कोई तरीका होगा। प्रियंवदा ने आरव की ओर देखते हुए अपनी आंखें घुमाईं और फिर उसने वनेशा की ओर देखा और आरव की ओर इशारा करते हुए कहा, वनेशा, तुम उसकी शक्ति के बारे में क्या सोचती हो? वनेशा स्तब्ध रह गई और फिर उसने आरव पर एक नजर डाली और कुछ देर के लिए गहरे विचार में डूब गई। उसने कहा, वह बहुत शक्तिशाली है। मुझे डर है कि पूरी दैत्य जाति में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसके खिलाफ जा सकें। प्रियंवदा मुस्कुराई और फिर उसने आसपास के अन्य तरुवीरों की ओर देखा और कहा, वह इस युग का तलवार सम्राट है। उसकी प्राकृतिक प्रतिभा यहाँ तक कि सालों पहले के तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज से भी थोड़ी अधिक है। मैं गारंटी देती हूँ कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह निश्चित रूप से पूरी दुनिया में अद्वितीय बन जाएगा, जैसा कि सालों पहले तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज थे। हर कोई ग्रीनवुड आत्मा वास्तव में कीमती है, लेकिन अंत में यह केवल एक वस्तु है। क्या आपको लगता है कि भविष्य के एक असाधारण विशेषज्ञ का एहसान या ग्रीनवुड आत्मा जैसी वस्तु, इनमें से कौन अधिक कीमती है? आसपास के तरुवीर शांत हो गए। यदि उन्होंने अभी आरव को पल भर में काष्ठवीर को मारते हुए नहीं देखा होता, तो वे निश्चित रूप से प्रियंवदा पर विश्वास नहीं करते। फिर भी अब वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि उनके सामने खड़ा यह मानव बहुत शक्तिशाली था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह बहुत युवा था और केवल 20 वर्ष की आयु के आसपास था। प्रियंवदा ने वनेशा की ओर देखा और कहा, वनेशा, तुम्हें यह समझना होगा कि तरुवीर वंश के पास कोई राजसिंहासन स्तर का विशेषज्ञ नहीं है। प्रियंवदा की बात सुनकर वनेशा का पूरा शरीर कांप उठा। वह समझ गई थी कि प्रियंवदा का क्या मतलब है। यदि किसी कबीले के पास राजसिंहासन स्तर का विशेषज्ञ या किसी दुर्जय शक्ति या विशेषज्ञ का संरक्षण नहीं है, तो इस दुनिया में जो बड़ी अराजकता की ओर बढ़ रही है, वह कबीला किसी भी क्षण नष्ट या दूसरों द्वारा गुलाम बनाया जा सकता है। वनेशा मौन हो गई।
ठीक इसी क्षण आरव के भीतर से धीरे धीरे हरे प्रकाश की एक किरण निकली और उसे देखकर वनेशा के चेहरे पर उत्साह के भाव आ गए, क्योंकि ग्रीनवुड आत्मा उससे संवाद करने की पहल कर रही थी। आखिरकार जब ग्रीनवुड आत्मा उसकी दादी के पास थी, तब उसने शायद ही कभी उनसे संवाद किया था। थोड़ी देर बाद वनेशा की आंखों में गहरा सदमा देखा जा सकता था। हरे प्रकाश के गायब होने के बाद वनेशा ने तुरंत बोलने में संकोच नहीं किया। युवराज आरव, मैं अपने तरुवीर वंश को आपकी जागीर बनाना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मना नहीं करेंगे। हाँ, आरव दंग रह गया। सिर्फ आरव ही नहीं, प्रियमवदा और यहाँ के सभी तरुवीर भी दंग रह गए। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।